साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 12 जून 2022 को होनी है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे। और इसके पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि एक से अधिक वर्णों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने वाले जीन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो इसे प्लियोट्रोपिक जीन के रूप में जाना जाता है। वहीं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधार डीएनए में मौजूद नहीं होता है? तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन होता है, परंतु यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल आपका आरएनए में होता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा की सतह पर मनुष्य द्वारा चलाए गए पहले वाहन का कोड नाम क्या था? इसका नाम था रोवर। ठीक है, रोवर था, और जिसका उपयोग अमेरिकी अपोलो कार्यक्रम 15, 16 और 17 के अंतिम 3 मिशनों में 1971 और 1972 के दौरान चंद्रमा पर किया गया था। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र SAC कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अहमदाबाद में। जैव विविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व का आधार बनाती है। किन तरीकों से? मृदा निर्माण, मिट्टी के कटाव की रोकथाम, कचरे का पुनर्चक्रण और फसलों के परागण के द्वारा। तो सभी के सभी कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है, कई मैंग्रोव पौधों में उच्च स्तर के कार्बनिक विलेय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कारण क्या दिया गया है कि यह खारे पानी में जीवित रहने और बढ़ने के लिए एक अनुकूलन है। तो दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला के मामले में संख्या के शुंडाकार स्तंभ का आकार हमेशा कैसा होता है? तो ये हमेशा आपका उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, क्योंकि एक पौधा कई शाकाहारी और पक्षियों का समर्थन कर सकता है और इनमें से प्रत्येक बदले में कई हाइपर साइट्स को पोषण प्रदान कर सकते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भूजल संदूषण का मुख्य कारण माना जाता है? तो कृषि उत्पाद को, लैंडफिल को, सेप्टिक टैंक को, इन सभी में से सभी को। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गैर जैव निम्नीकरण कचरे से छुटकारा पाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा समाधान है? तो रिसाइकलिंग अपशिष्ट। ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, क्षोभ मंडल में ओजोन सांस लेने के लिए अच्छा है? नहीं, गलत है। क्षोभ मंडल में ओजोन सांस लेने के लिए अच्छा नहीं है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, क्षोभ मंडल में मौजूद ओजोन जो पृथ्वी की सतह के करीब है हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है कि ओमनेसेलिज्म 2 जीवित व्यक्तियों के बीच एक नकारात्मक बातचीत है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अमेनेसेलिज्म एलोकेमिकल्स एक व्यक्ति द्वारा स्त्रावित होते हैं। तो कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। बी ऑप्शन इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, आमेसेलिज्म 2 अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच संबंध है जिसमें एक बाधित या नष्ट हो जाता है और दूसरा अप्रभावित होता है। यह एक प्रकार का जैविक अंतःक्रिया है जहां एक प्रजाति बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ओजोन छिद्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ओजोन बनना और विनाश होता रहता है। ओजोन बनता और विनाश होता रहता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ओजोन भंजन की दर अर्थात नष्ट होने की दर इसकी गठन की दर से अर्थात इसके निर्माण की दर से अधिक होती है। सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा, ओजोन भंजन दर इसके गठन की दर के बराबर होती है, ये कथन गलत है। तो पहला दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह 2 अलग अलग पारिस्थितिक प्रणालियों का मिलन स्थल है, ये आपका सही है। जबकि बी वाला, यह 2 समान पारिस्थितिक प्रणालियों का मिलन स्थल गलत है। यहाँ प्रजातियों का घनत्व बहुत कम होता नहीं, यहाँ ज़्यादा होता है। अगला है, 1 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारों के बादल को क्या कहा जाता है? इसे एंड्रोमेडा आकाशगंगा कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के साथ भारी धातुओं की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैविक संचय। अगला है, सीवेज जल निपटान में शामिल सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव जो हैं ये आपके लैक्टोबैसिलस हैं। क्या है? लैक्टोबैसिलस हैं। ठीक है, देखिए, लैक्टोबैसिलस प्रजातियां प्रोबायोटिक्स अर्थात अच्छे बैक्टीरिया कहलाते हैं जो आमतौर पर मानव पाचन और मूत्र पथ पे या में पाए जाते हैं।
लैक्टोबैसिलस शरीर को भोजन को तोड़ने, पोषक तत्वों को अवशोषित करने और खराब जीवों से लड़ने में मदद कर सकता है, जो बीमारियों का कारण बन सकते हैं। आगे चलते हैं। जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां जीवन मौजूद है? तो ये स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल में। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा रहा है? अप्सरा रहा है। कौन सा? अप्सरा रहा है। ठीक है। अप्सरा परमाणु भौतिकी में बुनियादी अनुसंधान करने के लिए 1956 में BARC बार्क में निर्मित भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। आगे चलते हैं। यूरेनियम भारी जल जालक के अध्ययन के लिए किस परमाणु रिएक्टर का उपयोग किया जाता है? तो जर्लिन का। किसका? जर्लिन का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। देश की पहली स्वदेश निर्मित मिसाइल बोट कौन सी रही है? तो ये है INS विभूति रही है। ठीक है, जिसे 1987 में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया गया था। यह भारतीय नौसेना की शिशु मार्स श्रेणी की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी थी। आगे चलते हैं। अगला है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उपग्रह के माध्यम से जनसंचार और शिक्षा। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण और प्रबंधन। तीसरा, स्वदेशी उपग्रहों और उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों का विकास। ये सभी के सभी इसके उद्देश्य रहे हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है? तो पृथ्वी है। नीचे दो कथन दिए। कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, महासागर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वैश्विक गार के रूप में कार्य करता है, मतलब उसको संचित करने के रूप में कार्य करता है। कारण, मानवीय गतिविधियां हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा रही हैं, तो ये भी सही है, परंतु कथन कारण सत्य परंतु व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि महासागरों में वायुमंडल की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि जीवमंडल से 19 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है, पारिस्थितिक उत्तराधिकार समय के साथ एक झील को शुष्क भूमि जंगल में बदल सकता है। सही बात है। कारण, एक चट्टान पारिस्थितिक उत्तराधिकार के माध्यम से जंगल बन सकती है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फास्फोरस चक्र के बारे में क्या सत्य है? चट्टानें फास्फोरस के प्राकृतिक भंडार है। सही बात है। तलछटी चट्टानों के अपक्षय से मिट्टी को फॉस्फेट उपलब्ध होता है, ये भी सही है। तीसरा, शाकाहारी मांसाहारी पौधे से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फास्फोरस प्राप्त करते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी जो है। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के लिए कौन सी मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं? तो देखिए, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का भारी मात्रा में जलाना, ऊर्जा के लिए वाहन, उपरोक्त सभी इसमें से जिम्मेदार कारण हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कार्बन चक्र के अधिभार में योगदान दे रहे हैं? ठीक है, तो इसमें आप चारों देखिए, इसमें है आपका वनों की कटाई। निम्नलिखित में से कौन से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करने के लिए आवश्यक स्रोत हैं? तो देखिए, लकड़ी का जलना, ज्वालामुखी गतिविधि, कार्बनिक पदार्थों का दहन, जीवाश्म ईंधन, ये सभी के सभी जो हैं आवश्यक स्रोत हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन पहले देखिए, तो 1, 2, 3, 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पोषक भंडार में कमी होने के पीछे क्या कारण है? तो ये प्रवाह और रसाव की दर असंतुलन के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे अधिक तेज होती है? तो यह है कैश मेमोरी। कौन सी होती है? कैश मेमोरी होती है। निर्देशों को संसाधित करने के दौरान कंप्यूटर में डेटा मध्यवर्ती परिणाम और अंतिम परिणाम आयोजित किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं? तो ये आपका प्राथमिक स्मृति में, सी ऑप्शन। अगला है, हमारे शरीर की मुद्रा, हाव भाव और टकटकी, इसके उदाहरण किसके? मौखिक संचार या अशाब्दिक संचार के। ये अशाब्दिक संचार होगा, बी ऑप्शन। फास्फोरस चक्र में प्रथम फास्फोरस चट्टानों के अपक्षय द्वारा प्राप्त होता है। फास्फोरस चक्र में प्रथम फास्फोरस चट्टानों के अपक्षय द्वारा प्राप्त होता है, चट्टानों के अपक्षय द्वारा प्राप्त होता है किसको? तो ये प्राप्त होता है आपको अपघटक को। देखिए, फास्फोरस चक्र में फास्फोरस चट्टान के अपक्षय द्वारा सबसे पहले डीकम्पोजर को उपलब्ध हो जाता है। मृत पौधों और जंतुओं को ह्यूम्स में बदलने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, उदाहरण के लिए कवक और जीवाणु। आगे चलते हैं।
RNAi का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है RNA हस्तक्षेप। देखिए RNAi RNA हस्तक्षेप के लिए खड़ा है, जो डबल स्टैंडर्ड RNA के प्रशासन द्वारा जीन अभिव्यक्त की चुप्पी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 35 पे। कांटेदार नाशपाती या आर्गमोन मैक्सिकाना किसका पारिस्थितिक संकेतक है? तो ये जो है आपका हाल ही में बाढ़ आई मिट्टी का है। ठीक है, कांटेदार नाशपाती हाल ही में बाढ़ वाली मिट्टी का एक पारिस्थितिक संकेतक है। आगे देखते हैं, जीवमंडल में मुख्य नाइट्रोजन भंडार किसमें है? वायुमंडल में 78%। ठीक है, ट्रांसजीव, ये ट्रांसजेंस नहीं है, ट्रांसजीव के परिचय का परिणाम होगा, कैसा होगा? तो ये जो है आपका बी और सी, अर्थात नए प्रोटीन का गठन भी होगा और एक बायोसिंथेटिक मार्ग भी बदलेंगे। ठीक है, 37 में पर्यावरण और एक समुदाय के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? समपारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। लंबे समय तक गंभीर सर्दी और बढ़ते मौसम के साथ एक आवास कुछ महीनों गर्मियों के रूप में तक सीमित होती है। ऐसा टुंडा पारिस्थितिक तंत्र में होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अंतर्गत शामिल नहीं है? जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो इसका आप देखेंगे, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें सही है, प्रसंस्कृत भोजन ये भी सही है, अपशिष्ट उपाचर्य और ऊर्जा उत्पादन ये भी सही है। तो अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, पहली ट्रांसजेनिक फसल निम्नलिखित में से कौन सी रही है? तो ये आपकी तंबाकू रही है। कौन सी है? तंबाकू रही है। 1982 में तंबाकू के पौधे में पहले ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन किया गया जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? तो इसमें फास्फोरस जो है गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। पारिस्थितिक तंत्र में या पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति को क्या कहा जाता है? पोषक चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक चक्रण कहते हैं। सी ऑप्शन। जीवों को अपने शरीर निर्माण और चयापचय के लिए आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये जैव भू रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव भू रसायन कहलाते हैं। जलाशय का क्या कार्य है जो वायुमंडल और पृथ्वी की पपड़ी है? तो ये इसका कार्य क्या है? पोषक तत्वों की कमी करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को प्रायः सीमित करता है? तो यह है कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। आगे चलते हैं। अपघटन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सही वर्णन किया गया है? तो इसमें आप देखेंगे डी ऑप्शन, विखंडन केचुआ जैसे जीवों द्वारा किया जाता है। तो ये आपका सही है। आगे चलते हैं। मेढक खाने वाले पौधों को मोर खाते हैं, बदले में मेढक पौधों की पत्तियों खाते हैं, फिर मोर क्या है? ये खाद्य शुंडाकार स्तंभ का शीर्ष है। खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक क्षेत्र में 80% बाघों को हटाने के परिणामस्वरूप वनस्पति की वृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई है। नहीं, क्योंकि इसमें जो शाकाहारी जानवर हैं वो बढ़ेंगे, तो जो इस प्रकार की वनस्पति है वो घट जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, अधिकांश मांसाहारियों को हटाने से हिरणों की संख्या में वृद्धि होगी, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा हानि के कारण खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 से 4 पोषी स्तरों तक सीमित होती है। तो पहला और आपका तीसरा, ठीक है, नहीं, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा ये सही है। दूसरा और तीसरा अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यदि डिट्रिटस लिग्निन और काइटिन से समृद्ध हैं, यदि डिट्रिटस जो है लिग्निन और काइटिन से समृद्ध है तो अपघटन दर धीमी होती है, और यदि डिट्रिटस नाइट्रोजन और शर्करा जैसे पानी में घुलनशील पदार्थों से भरपूर होता है तो ये जो अपघटन दर है ये तेज होता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ही कथन जो है वो सही हो गया है। आगे चलते हैं।
देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। तो देखिए गर्म और नम वातावरण अपघटन का पक्ष लेते हैं जबकि कम तापमान और अवायवीता अपघटन को रोकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला वाला कथन जो है पूरी तरीके से सही है। अगला है पारिस्थितिक तंत्र परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि वे किस अवस्था में होते हैं, वो जो हैं समस्थित की अवस्था में, किसमें, समस्थित की अवस्था में होते हैं, या इंग्लिश में कहें तो होमोस्टैटिक्स की स्थिति में होते हैं, होमोस्टैटिक्स की स्थिति में। आगे चलते हैं पारिस्थितिक उत्तराधिकार के दौरान, पारिस्थितिक उत्तराधिकार के दौरान जो है इसमें देखें एक सेकंड, तो इसको आप देखेंगे इसमें डी वाला देखिए, किसी दिए गए क्षेत्र प्रजातियों की संरचना में क्रमिक और अनुमानित परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिक उत्तराधिकार के दौरान ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है लेकिन कुछ समय बाद ठीक हो सकता है यदि हानिकारक प्रभाव बंद हो जाता है, तो वह क्या है, कम स्थिरता और उच्च लचीलापन वाला पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, तो फास्फोरस चक्र ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं, ऐसे कौन से जीव हैं जो खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं लेकिन प्रकृति में अन्य जीवों द्वारा मारे नहीं जाते हैं, तो ये है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फास्फोरस आमतौर पर किस पारिस्थितिक तंत्र में वर्ष के निश्चित समय पर एक सीमित आकार बन जाते हैं, तो ये होते हैं आपके जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। फास्फोरस अक्सर सीमित पोषक तत्व या पोषक तत्व होता है जो सबसे दुर्लभ होता है और इस प्रकार जलीय पारिस्थितिक तंत्र में विकास को सीमित करता है। कार्बन चक्र में हमारे परिवर्तन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक प्रमुख चिंता का विषय है, तो इसमें आप देखेंगे अगर ग्लोबल वार्मिंग जारी रहती है तो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक बर्फ के टुकड़े पिघलने की उम्मीद है, ये चिंता का प्रमुख विषय नहीं है। दूसरा, बिजली संयंत्रों द्वारा उच्च सल्फर ईंधन का उपयोग किया जाता है क्योंकि वे कम सल्फर ईंधन से कम महंगे होते हैं, वे कम सल्फर ईंधन से कम महंगे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें बी वाला चिंता का विषय नहीं है। देखिए पहला वाला चिंता का विषय है परंतु बी वाला चिंता का विषय नहीं। इसी प्रकार से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि महासागरों की वृद्धि को अवशोषित करने की क्षमता से अधिक है, तो ये भी आपका चिंता का कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो इंफ्रारेड विकिरण को फंसाती है, ये भी एक आपका चिंता का विषय है। केवल जो बी वाला है वो चिंता का विषय नहीं है। खाद्य श्रृंखलाएँ खाद्य जाल से भिन्न होती हैं, खाद्य श्रृंखलाएँ खाद्य जाल से भिन्न होती हैं। ठीक है, खाद्य श्रृंखला एक समुदाय में कौन किसको खाता है या इसका एकल क्रम है, सही बात है। दूसरा, खाद्य श्रृंखलाएं पूरे समुदाय का बेहतर प्रतिनिधित्व करती हैं, नहीं, गलत है। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जटिल अंतःक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। चौथा, खाद्य श्रृंखला जनसंख्या में ऊर्जा का प्रवाह, ये गलत है। तो पहला तीसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं कथन कारण वाले। कथन है बायोगैस का एक प्रमुख घटक मीथेन है, बिल्कुल भाई सही बात है। कारण, बायोगैस पानी की उपस्थिति में गाय के गोबर जैसे जानवरों के कचरे द्वारा एरोबिक गिरावट से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है परंतु दूसरा गलत है, तो इसलिए सी ऑप्शन ए सही किंतु आर गलत है। ठीक है, ठीक है। बायोगैस का उत्पादन तब होता है जब बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ अर्थात बायोमास को पचा लेते हैं। BT20 निम्नलिखित में से किन कीड़ों के लिए हानिकारक है, तो ये जो है आपका किसके लिए हानिकारक है, लेपिडोप्टेरन तंबाकू वडवर्म और अर्मीवर्म, कोलोप्टेरोन बोतलें, डिप्टेरान मछली और मच्छर। उपरोक्त सभी जो हैं ये BT20 वाले हैं। ठीक है, मतलब इन कीड़ों के लिए हानिकारक हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेजर पल्स के निर्माण के लिए किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है आपका LED ND-YG लेजर के। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी समस्या कोयले के जलने से जुड़ी हुई है,
कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, अम्ल वर्षा, जहरीली धातु की शुद्धता के साथ राख, ये सभी के सभी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। डी ऑप्शन। मधुमेह रोगी को इंसुलिन मौखिक रूप से क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड है, ठीक है, यह एक पेप्टाइड है, और अगर इसे मौखिक रूप से लिया जाता है तो पेट और आंत में पाचक रस इंसुलिन को खून में मिलने से पहले ही इसको तोड़ देंगे, जिससे उसका असर होने से पहले खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं। उस स्थान का नाम क्या है जिसके अंदर एक रोबोट इकाई संचालित होती है? तो ये आपका क्या है? ये है वर्क एनवेलप। क्या है? वर्क एनवेलप है। रोबोट इकाई के किस मूल भाग में कंप्यूटर सर्किटरी शामिल होगी जिसे यह निर्धारित करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है कि रोबोट क्या करेगा? तो ये आपका क्या है? ये है आपका नियंत्रक। एक सेकंड, नियंत्रक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेप्टाइड श्रृंखला प्रो इंसुलिन में परिपक्व होने के दौरान हटा दी जाती है? तो ये कौन सी है? ये है आपका सी ऑप्शन, सी पेप्टाइड को, ठीक है। प्रो इंसुलिन में परिपक्व होने के दौरान सी पेप्टाइड श्रृंखला को हटा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है? तो मशेर का। किसका? मशेर का इस्तेमाल किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए, निष्क्रिय हाइड्रोजन मेसर घड़ी प्रत्येक उपग्रह की मास्टर घड़ी है। यह एक परमाणु घड़ी है जो हाइड्रोजन परमाणु से अधिक स्थिर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ ट्रांजिशन का उपयोग करके 12 घंटे में 0.45 नैनोसेकंड के भीतर समय को मापती है। आगे चलते हैं। औद्योगिक सामग्री प्रसंस्करण अनुप्रयोगों में सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले लेजर का प्रकार क्या है? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला। कथन है पवन ऊर्जा फार्म हर जगह स्थापित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही बात है। पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश भाग में हवा चलती है। तो कथन कारण दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बायोगैस पशुओं के उपले से बेहतर ईंधन है क्योंकि बायोगैस धुआं और कोई अवशेष नहीं छोड़ता है। सी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाना पड़ता है। ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन को जलाना पड़ता है, सही बात है। न्यूनतम तापमान जिस पर किसी ईंधन को गर्म किया जाना चाहिए ताकि वह आग पकड़ सके और जलना शुरू हो जाए, उसे प्रज्वलन तापमान के रूप में जाना जाता है। कथन कारण यहाँ पर दोनों सही हैं, परंतु व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। रोबोट भाग और उसके कार्य। देखिए, मैनिपुलेटेड वाहन जो है ये आपका स्वतंत्र रूप से घुमाव की डिग्री की संख्या 1 का 3। नियंत्रक की बात करें, कंट्रोलर, तो ये एक्चुएटर्स को कमांड डिलीवर करता है, ठीक है, अर्थात प्रवर्तक को कमांड डिलीवर करता है, तो ये हो गया 4। ड्राइव, तो ड्राइव फंक्शन ड्राइव्स, ये क्या करता है? इसके कार्य क्या है? मैनिपुलेटर बांह और आंत प्रभावक को स्थानांतरित करें। इसको 2 से मिला दीजिए। ग्रीपर का क्या कार्य है? तो किसी टुकड़े या औजार को पकड़ने के लिए ग्रीपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बी ऑप्शन 3, 4, 2, 1 ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा के नुकसान क्या हैं? सौर ऊर्जा के नुकसान क्या हैं? तो देखिए, सौर ऊर्जा एकत्र करने के लिए एक बड़े सतह क्षेत्र की आवश्यकता होती है, सही बात है। सौर ऊर्जा का दैनिक औसत 4 से 7 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर के बीच भिन्न होता है। वहीं सी देखें, सौर उपकरण के निर्माण में अत्यधिक खतरनाक जहरीले पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी जो हैं वो सही हैं, द डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रमुख मुद्दे सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न हो रहे हैं? तो कौन से हो रहे हैं? तो देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न होने वाले प्रमुख मुद्दे सुरक्षा खतरे और गोपनीयता संबंधी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इसमें आपका लाभप्रदता, सुरक्षा खतरे, सुरक्षा की खोज, ये जो हैं कुछ मुद्दे हैं। तो यहाँ पर आपका इसमें देखिए, इसमें आपका हो जाएगा कौन सा?
लाभप्रदता तो नहीं है, सुरक्षा खतरे ये है, सुरक्षा की सोच ये है, अर्थात सी ऑप्शन 2 और 3 ये सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।